नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के बिजनेस मैनेजमेंट का जो सिलेबस था वो डिस्कस किया था कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन यूनिट्स हैं, क्या क्या इसके टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कैसे इसका स्टेप है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। और आज हम ओपनिंग करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, मेरे पास जो बुक है वो डॉक्टर RC गुप्ता की है। आप SBPD या कल्याणी किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई वो नहीं होता है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। और जो चैप्टर फर्स्ट आपका है वो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडियन वेदास। भारतीय वेदों में प्रबंध की प्रथाएं, मतलब भारतीय वेद में हम बात करते हैं इंडियन वेद की, तो उसमें मैनेजमेंट कैसे पाया गया। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, भगवत गीता को कर्मचारियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो उसका यहाँ से कनेक्शन ये बनाया जा रहा है कि जो भगवत गीता है एक स्टाफ को डायरेक्शन करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट जो है एक मार्गदर्शक गाइडलाइनर माना गया है, ताकि वे कमजोरियों की व्यक्ति में ताकत बदलने और जिम्मेदारियों को साझा करने और टीम में सही व्यक्ति का चयन करने, इसके बारे में जागरूक करने जैसे विचारों का प्रसार कर सके। भगवत गीता एक ऐसा माध्यम है जो आप एक कमजोर व्यक्ति को भी ताकत बदल सकते हैं और एक जिम्मेदारी को साझा कर सकते हैं। एक टीम में सही व्यक्ति का सिलेक्शन, एक लीडर को जिम्मेदारी देना, आप सब कुछ जो है एक माध्यम भगवत गीता बन सकता है। भगवत गीता सिर्फ हमारे इतिहास, हमारे एक कृष्ण भगवान के उद्देश्य को नहीं बताता है, बल्कि हमारी जिंदगी के बहुत सारे मोड़ों को बताता है। तो इसको हमें हल्के में लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें सिखाता है। चलिए इसी को देखते हुए हम आगे चलते हैं। तो अब हम पहला चैप्टर जो है वैदिक प्रबंधन है, मतलब हम बात करेंगे मैनेजमेंट इन इंडियन वेदास। तो वैदिक मैनेजमेंट क्या होता है, आप जानते हैं वैदिक प्रबंधन क्या होता है? सोचिए जरा अपने मन में 2 मिनट सोचिए तो बताते हैं वैदिक प्रबंधन क्या होता है। भाई आप तो पहली बार नाम सुनेंगे। वैदिक मतलब क्या होता है? वेद वाला मतलब बोला वेद नहीं, अर्थवेद और अथर्ववेद, सामवेद, युग वेद, ठीक है, तमाम तरह के 4 वेद हैं, आपको पता होगा। तो अब यहाँ वैदिक प्रबंधन का मतलब है वेदों के माध्यम से प्रबंधन, ज्ञान के माध्यम से प्रबंधन और इसकी अनंत संगठनात्मक शक्ति प्रबंधन, जो प्राकृतिक कानून के समग्र मूल्य और प्राकृतिक, देखिए बहुत सारी शुद्ध हिंदी में दिया है तो मैं आपको आपकी भाषा में बता दूं, ऐसा मैनेजमेंट या ऐसा प्रबंध जो कि वेद के माध्यम से किया गया हो, यानी ज्ञान, नॉलेज बाय इट इज मैनेज बाय नॉलेज, मतलब आप नॉलेज क्या है वेद से गेन किए, वहां से गेन करने के बाद लोगों को बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ? वैदिक प्रबंधन हुआ। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो, क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा कि वैदिक प्रबंधन 2 लाइन में ऐसे बताइएगा कि वैदिक प्रबंधन वो प्रबंधन है जो कि वेद के माध्यम से किया जाता हो। ठीक है, वहां से आपने पढ़ा, नॉलेज दिया और उसी नॉलेज, उसी ज्ञान के माध्यम से दूसरों को भी जागरूक किया और उनको ये सब सिखाया। ठीक है, चलिए अब ये तो वैदिक प्रबंधन हो गया। अब लेकिन जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, जो आज का मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है? वो कहता है नेतृत्व यानी लीडरशिप, प्रेरणा मोटिवेशन, कार्य में उत्कृष्टता, इफिशिएंसी इन वर्किंग, लक्ष्य को प्राप्त करना, अचीविंग आवर गोल्स, कार्य का वर्थ, मीनिंग ऑफ वर्क, कार्य के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड अबाउट योर वर्क्स, व्यक्ति की प्रकृति, नेचर ऑफ पर्सन, निर्णय लेने, डिसीजन, प्लानिंग, इन सभी चीज़ों क्या है वेद इंक्लूड किया था। लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट कहता है कि भाई हम लोग को इन सब चीज़ पे काम करना होगा, जैसे लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, इफिशिएंसी इन वर्किंग हो गया, कि भाई हम अगर लीडरशिप किसी को नहीं करने को देंगे जो, तो वो क्या है एक असर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक प्रबंधन कहाँ शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ, हम इसका एक मैनेजमेंट का जो हम पाते हैं, जो एक क्रिएशन माना जाता है, वो माना जाता है आचार्य विदुर। आपने जब लॉकडाउन चला था कोरोना में, आपने लॉकडाउन तो फेस किया ही होगा, जाहिर सी बात है आपने फेस किया ही किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने लॉकडाउन फेस नहीं किया होगा। तो लॉकडाउन में 2 एपिसोड बहुत फेमस थे, आप बताइए कौन कौन से? आप गेस कर सकते हैं। मेरे बोलने से पहले आप अगर जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक आप जब ये सुनेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा क्या है। तो वो एपिसोड, पहला रामायण और दूसरा महाभारत।
जब लोग घर में बैठे थे ना तो दो ही चीज़ का इंतजार होता था, पहला रामायण का और दूसरा महाभारत का, बाकी तो दुनिया भर की चीज़ें आ जाती थी। अब जो महाभारत था, महाभारत में एक बहुत कह सकते हैं एक बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत एक तेज तर्रार व्यक्ति का हम नाम सुनते हैं, एक महान हस्ती का नाम सुनते हैं, आचार्य विदुर का। ये कौन थे? अगर जिन्होंने महाभारत पूरी देखी होगी वो निश्चित रूप से बता देंगे कि विदुर वो व्यक्ति था जो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अपने शक्ति चमत्कारी आंखों से देख के बता सकता था कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड टीचर होगा तो बैठे बैठे बता देता है कि वहाँ पे वो लड़का ऐसे कर रहा होगा, ये लड़का ऐसे कर रहा है, ये लड़का, तो वही चीज़ वो भी करता था कि महाराज वहाँ पे महाभारत में ये ऐसे हो रहा है, उसके पास शक्ति थी, हालांकि यहाँ पे भी उनको शक्ति नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस टॉपिक पे। आचार्य विदुर क्या थे? प्राचीन भारत में पौराणिक पात्रों में से एक है, जैसा कि मैंने बताया कैरेक्टर था उनका। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था, ये आपको सबको पता होगा, कुरु वंश में हुआ था। ठीक है, एक पांडु था, एक कुरु था। ठीक है, इनको कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, और सबसे पुराने प्रबंधन गुरु के रूप में उल्लेख किया गया। इनको मैनेजमेंट का सबसे पुराना जो है टीचर माना जाता है, यानी गुरु माना जाता है। ठीक है, अब विदुर नीति क्या थी? इनकी नीति क्या थी? वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड फर्स्ट मैनेजमेंट गुरु, तो विदुर हो जाएंगे। विदुर क्या थे? पहले गुरु थे। अब पेपर में आपके आ सकता है कि आचार्य विदुर कौन थे, प्रबंधन की क्या योगदान थी, 5 नंबर में, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब विदुर नीति क्या बोलता है? क्या बोल रहे हैं भैया कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए जो भी विदुर से हमें सीखने को मिलता है, या सिर्फ एक लाइन नहीं है या एक काव्य नहीं, ये बल्कि इंसिडेंट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन है जो कि हमको सिखाती है कैसे हम किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये जो हम विदुर का हमने देखा महाभारत में सीन कि वो ऐसे से बताते हैं कहानियों को, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, एक सीखने की चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगली बात जब बोलते हैं कि क्या बोल रहे थे ये, अब जब अगला मैनेजमेंट आया वो आया आचार्य चाणक्य। ये कहते थे ये एक प्राचीन भारतीय प्रबंधन गुरु थे। ये भी क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड, विदुर के बाद दूसरे माने जा सकते हैं आचार्य चाणक्य। चाणक्य का आपने सुना होगा नाम। ठीक है, ये भी एक भारतीय प्रबंधन गुरु थे। ये दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, मतलब इकोनॉमिस्ट थे, न्यायविद थे और शाही सलाहकार मतलब एडवाइजर थे। ठीक है, उन्हें पारंपरिक मतलब जो हमारा जो है कि एक ट्रेडिशनल होता है, एक मॉडर्न होता है, तो ट्रेडिशनल रूप में देखा जाए तो ये कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाते हैं। इनको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बस इसमें इस चैप्टर में एक चाणक्य का है, और ये अब देखिए क्या कह रहे हैं कौटिल्य, सुन लीजिए। ये एक प्राचीन भारतीय साहित्य और आज के संगठनात्मक प्रबंध पर इसका दृष्टिकोण केंद्रित है। अर्थशास्त्र का अर्थ है प्राचीन साहित्य में धन सृजन, पुस्तक और आधुनिक प्रबंध के संदर्भ में प्रभावी ढंग से करने के लिए बुद्धिमान व्याख्या और ई व्यवस्था। मतलब कि हम किसी चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी चीज़ को बता रहे हैं, तो उसको एक सिस्टमैटिक वे में उसको प्रेजेंट करना और उसको अच्छे से बताना ही क्या इनका मैनेजमेंट था। इनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते थे कि संगठन में प्रबंधन की नींव अर्थशास्त्र से प्रकट होती है। ये बोलते थे कि भाई अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो वहाँ की नींव जो होती है मैनेजमेंट से ही आती है। ये बोलते थे कि अपने अर्थशास्त्र में क्या बोलते हैं कि हर दूसरी चीज़ के प्रबंधन से पहले एक आत्म प्रबंधन होता है। अगर आप किसी दूसरी चीज़ को मैनेज करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप खुद मैनेज नहीं है तो दूसरे को क्या मैनेज करेंगे। हम कह रहे हैं कि आपको किसी लड़के को सुबह रोज 6 बजे जगाना है। अब आप उसको अगर 6 बजे जगाएंगे तो 6 बजे जगाने से पहले आपको खुद आधी घंटा पहले उठना पड़ेगा। भाई आप पहले खुद तो मैनेज करेंगे तब ना दूसरों को मैनेज कर पाएंगे। आप जब 6 बजे उठेंगे तो लड़के कहाँ से 6 बजे उठा पाएंगे, आप ये बताइए। तो ये सब बातें बहुत चीज़ें जो है ध्यान में रखने वाली हैं। और क्या कहते थे भाई, ये कहते थे कि एक ऑर्गेनाइजर को या एक मैनेजर को सबसे पहले इच्छाओं यानी डिज़ायर, क्रोध, एंगरनेस, लालच, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मूर्खता जैसे दुश्मनों पर विजय प्राप्त। अगर कोई मैनेजर को मैनेजमेंट करना है, फ्यूचर को देखते हुए अच्छा रिजल्ट पाना है, तो इसको इन सभी चीज़ को त्याग करना होगा। ये किसके अकॉर्डिंग? कौटिल्य के अकॉर्डिंग। कौटिल्य कहते थे कि अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपनी इच्छा, क्रोध और इन सब चीज़ पे
हाँ, तो ये कहते थे कौटिल्य की मैनेजमेंट में कि अगर आपको एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो आपको अपनी क्रोध, अपनी जो है लालच, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मूर्खता, इन सब पे विजय प्राप्त करना होगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो स्वयं पे विजय प्राप्त करता है वो सभी चीज पर विजय प्राप्त करता है। मतलब इट्स मीन्स दैट कि अगर आप अपने सेल्फ पे आप अगर विक्टिम कर पाते हैं, आप उस पर विक्ट्री कर जाते हैं, तो आप डेफिनेटली रूप से मैं कह सकता हूं कि आप ऑल थिंग्स पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो सबसे पहले आपको पंचुअल होना पड़ेगा। आप पंचुअल हो गएंगे जिस दिन, उस दिन से सब चीज आप पंचुअल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोलते हैं कि प्रबंधन एक अंतःविषय क्षेत्र है। मतलब ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, इसमें साइकोलॉजी भी आता है, एक सोशल साइकोलॉजी भी आता है, सोशोलॉजी भी आता है, साइंस भी आता है, पॉलिटिक्स भी आता है। ठीक है, तो ये इन सब क्षेत्रों से मिला के बनाया, क्योंकि मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों का रूप है। क्योंकि आप पाएंगे कि आज के समय में मैनेजमेंट एक कोर्स बन चुका है, एक प्रॉपर डिग्री बन चुकी है, आप इसकी डिग्री भी ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि प्रबंध बोल दिए कहते होंगे, प्रबंध एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी एक ब्रॉड जो होता है, ब्रॉड जो होता है ना, वो कवरेज करके चलता है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं भाई, कौटिल्य कहते हैं कि 5 सूत्र प्रबंध की नींव पर जो है बनाए रखता है। अगर आप इन 5 सूत्रों को और अगर आप कर लेते हैं तो प्रबंध आपका बहुत अच्छा चलेगा। पहला सूत्र क्या है, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का आधार धार्मिकता या नैतिकता है। मतलब आपको अगर सुख चाहिए तो उसके लिए धार्मिकता या नैतिकता होनी चाहिए। दूसरा, धर्मस्य मूलम धर्म, मतलब धार्मिकता या नैतिकता का आधार संसाधन है। अगर आपको धर्म और नैतिकता चाहिए तो संसाधन रहना चाहिए। तीसरा, अर्थशास्त्र मूलम राज्यम, संसाधनों का आधार राज्य संगठन है। अगर आपको अर्थशास्त्र करना है, आपका पैसा रहे, आपकी बहुत बोलचाल है, तो आपके पास क्या रहना चाहिए, उद्यम रहना चाहिए, मतलब एक इंडस्ट्री रहनी चाहिए, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए। राज्य मूलम इंद्रियजय, संगठन या उद्यम इंद्रियों को जीतने में निहित है। मतलब आप अगर संगठन में सक्सेस हैं तो आप पा सकते हैं, वो चीज आपके हक में आ जाएगा। इंद्रजस्य मूल विनय, जीतने वाले अंग प्रशिक्षण और अनुशासन में निहित है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सुखस्य मूलम धर्म का मतलब है और धर्मस्य मूलम अर्थ का मतलब है, दोनों एक साथ बताया गया है कि धन से सीधे सुख नहीं मिलता है, धन से सीधे सुख नहीं मिलता। क्या मैं आपको 1 करोड़ दे दूं, मैं आपको 1 करोड़ दे दूं तो क्या आप सुखी रह लेंगे, नहीं रह लेंगे। अब मैं कहता हूं कि आपको 10 रुपए दे दूं तो क्या आप सुखी, हो सकता है वो 10 रुपए आपको सुख दे, लेकिन हो सकता है वही 1 करोड़ दे तो वो सुख नहीं दे पाए। क्योंकि जो सुख होता है ना वो अंतरात्मा की चीजें हैं। जैसे आप अपने घर में माँ बाप के साथ हैं, आपके मम्मी है, आपके पापा है, आपके सिस्टर है, फैमिली बहुत खुश है, बहुत शांति है, वो एक अंतर आत्मा की सुख होता है। और आपके पास 1 करोड़ नहीं 1 अरब भी आ जाए और आपके घर में कोई नहीं, आप अकेले हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो सुख नहीं, रात दिन आप ये सोचेंगे कि पैसा मेरे लिए कितना बोझ बन गया है। ठीक है, चलिए अब क्या है, सुख से मूलम धर्म, मतलब दोनों को समझ गए होंगे। अगला क्या बोल रहा है भाई, राजस्य मूलम इंद्रिय विजय, मतलब इसका मतलब कहा गया है प्रक्रियाओं और गतिविधियां, मतलब आप जैसा कार्य करेंगे, आप जैसा एक्टिविटी करेंगे वो उसका रिजल्ट होगा। शरीर के अंगों पर विजय हो तो इसका मतलब होता है इंद्रिय विजय, मतलब आप अपने शरीर के 5 अंग यानी हाथ, पैर, मुंह, जनांग और गुदा, इन 5 जो है इस पे विजय प्राप्त कर लिए, यानी आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। तो कहा जाता है कि आप अपने मन के 6 शत्रु, मतलब आपने अपने मन के 6 शत्रु कौन कौन से, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ईर्ष्या, इन सब पे आप नियंत्रण पालेंगे। और इन सब पे आप नियंत्रण पालेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, इंद्रिय विजय। कहा गया ना इंद्रिय विजय बन जाएंगे, मतलब इंद्रियों पे अपनी विजय पालेंगे तो आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर लेंगे। और इसके पहले वाला मैंने बताया राजस्य मूलम, मतलब उसके प्रोसेस, उसके एक्टिविटी, आप कैसा एक्टिविटी करते हैं वो आपके रिजल्ट आपके राज्य में बता देगा। और अर्थस्य मूलम, फिर उन्होंने कहा कि संगठन के लिए समर्थन अंग, मतलब संगठन कैसा आपका है वो बहुत बड़ा मायने रखा। तो ये 5 इन्होंने जो बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ये आपके पेपर में आ सकता है कि कौटिल्य के 5 सूत्रों को विस्तार रूप से समझाइए, तो आप विस्तार रूप से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये चीजें बहुत इजी है, बस आपको समझने की देरी है। चलिए, तो आज का पहला चैप्टर समाप्त होता है। पहला चैप्टर में 2 लोग का पढ़ा, पहला वर्ल्ड के फर्स्ट मैनेजमेंट गुरु विदुर के बारे में और दूसरा पढ़ा कौटिल्य यानी चाणक्य के बारे में। ठीक है, तो ये 2 लोग का इस चैप्टर में भारतीय वेद प्रबंधन प्रथाएं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो
देखने ख़त्म करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। यही 3 चीज़ आपकी हमारी मोटिवेशन है। आपका मोटिवेशन ही हमारा स्नेह, हमारा प्यार है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।